तो बच्चों कैसे आप लोग। मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स इंडियन। एग्जाम्स का मौसम चल रहा है, हर तरफ एग्जाम ही एग्जाम है। फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है और बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। कुछ बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है, जिनको लग रहा है कि वो पास नहीं हो पाएंगे या फिर पास तो हो जाएंगे लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए एक ही वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ चैप्टर्स यहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर है और इधर आप देख पाओगे एटम्स एंड न्यूक्लिया है। अभी मैं और भी चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे जो प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है, तो इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कोई न्यूमेरिकल इसमें से हमें देखने को जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं आशा करता हूं इन्हीं 7 क्वेश्चंस में से ही ये पूरा चैप्टर सिमट जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। यानी कि हमें एनर्जी बैंड डायग्राम बना के ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास एन टाइप में और पी टाइप में क्या डिफरेंस है। और उसके साथ ही साथ 2-4 पॉइंट्स हमें और बताने पड़ते हैं, जैसे कि एन टाइप हमें तब मिलेगा जब हम पेंटावेलेंट मिलाएंगे, या फिर पी टाइप तब मिलेगा जब हम ट्राइवेलेंट मिलाएंगे। 2-4 डिफरेंस हमें और इसके अंदर बताने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आता है वर्किंग ऑफ ए फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देखिए वर्किंग का मतलब यह है कि इसमें हमें पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, इनपुट वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा, आउटपुट वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा और पूरा उसको पहले कंस्ट्रक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, देन उसकी वर्किंग को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग उसको बुक से पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें भी हमें सेम काम करना है, यानी कि हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने हैं और उसके बेसिस पे हमें डिफरेंस दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन। ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, दैट मींस ये भी हमारे पास हाई पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है जो एग्जाम में आ सकता है। तो आप देखोगे हमें बताना पड़ेगा कि पीएन जंक्शन किस तरीके से फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हो गया प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक हो गए डोप्ड सेमीकंडक्टर जिसमें पी टाइप और एन टाइप आते हैं। तो उनमें हमें डिफरेंस बताना पड़ेगा। डिफरेंस बहुत ही सिंपल है कि जैसे कि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, एक्सट्रिंसिक डोप्ड वाले की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वगैरह वगैरह 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डोपिंग। ये क्वेश्चन जल्दी 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में एमसीक्यू वगैरह में किसी तरीके से पूछ सकते हैं कि डोपिंग क्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आता हमारे पास व्हाट हैपेंस टू विड्थ ऑफ ए डिप्लेशन लेयर इन फॉरवर्ड बैस एंड रिवर्स बैस। यानी कि जो जब जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, तो उस डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बैस कर दें और फिर रिवर्स बैस कर दें। ठीक है, तो ये सब बच्चों ये 7 क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं इन्हीं 7 क्वेश्चन में से मुझे सारे क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो बच्चों अगर आप इन 7 क्वेश्चन को कर लेते हो, इसके अलावा चैप्टर में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये भी बहुत ही एक आसान चैप्टर है, तो अभी मैं वही चैप्टर टारगेट कर रहा हूं जो बहुत ही स्कोरिंग है, जिनसे क्वेश्चंस आने की हमें उम्मीद है। तो अब देखो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन इंपैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच न्यूक्लियस का साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको भी आप बुक से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड मॉडल, शॉर्टकमिंग्स एंड बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। यानी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। ये क्वेश्चन भी 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यानी कि आपको हाइड्रोजन एटम बनाना पड़ेगा, जल्दी इसमें आगे मेंशन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि आप हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे और उसमें आप लाइमन सीरीज और बामर सीरीज को बनाता हुआ दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है स्टेट बोर पोस्टुलेट एंड डिराइव बोर रेडियस। यानी कि बोर ने अपने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे और हमें साथ ही साथ ये भी ड्राइव करना पड़ेगा कि बोर की रेडियस कितनी होती है। बहुत ही आसान है, जो कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स है उसको आप mv² के इक्वेट कर दोगे, वहां से आपको रेडियस देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन।
यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व बनेगा उसके बेसिस पे हमें एक्सप्लेन करना है कि न्यूक्लियर फिजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर प्रोसेस, कि यानी किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में जो क्यू वैल्यू होती है वो क्या चीज होती है, हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उनके सेपरेशन के साथ किस तरीके से चेंज करती है, हमें उसका कर्व बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस रिपल्सिव हो जाते हैं, कहां पर वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये 2 नंबर में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोबार एंड आइसोटोप। तो मेरे हिसाब से अगर हम इतना क्वेश्चन, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से फिर इसमें या 1 या 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। बच्चों अब हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, वेव ऑप्टिक्स भी बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है, इसमें से वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनके आने के चांसेस आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, डिफाइन वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी एंड वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी आपको बताना पड़ेगा कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, और हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू आपको ये डिराइव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांस ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास में है, टाइप्स एंड शेप्स ऑफ ए वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट के कितने टाइप होते हैं और उनके क्या क्या शेप होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन कोहेरेंट सोर्स, ये 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाएगी, लेकिन 2 नंबर में केवल यही क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके साथ में एक क्वेश्चन जरूर जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लेते तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे मैंने गलती से वेव फ्रंट कर दिया है, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, वो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वही सब हमें इसमें डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए हमारे पास में है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट एंड शो I = 4a² cos² 5/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% चांस है कि क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए हमें इसमें क्या होगा, 2 वेव फंक्शंस दिए होंगे, पहला है a cos ωt, दूसरा है a cos ωt + phi, यानी दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, phi है। हमें इसमें कैसे अप्रोच लगानी पड़ेगी, दोनों वेव फंक्शन को हम सुपर इंपोज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, y = y1 + y2, वहां से इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे cos a + b का फार्मूला लगा के, और फाइनली हमें ये इंटेंसिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि हाउ इंटरफेरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन ड्यू टू ए सिंगल नैरो स्लिट illuminated by a monochromatic source of light, यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये पूरा आपको सेटअप बनाना पड़ेगा कि एक आपने स्लिट ली हुई है, सामने स्क्रीन लगी हुई है और लाइट को बेंड होते हुए आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और अटैच हमने किया हुआ है, आल्सो ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी कि E sin θ = m लैम्डा वाली जो कंडीशन होती है वो हमें यहाँ पे ड्राइव करनी पड़ेगी कि कब कब हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, कब कब हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में है, शो दैट एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज हाफ इज दैट ऑफ ए सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज होती है वो सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई की जस्ट हाफ होती है, ये हमें शो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक्सप्लेन व्हाई ए सेकेंडरी मैक्सिमा गो ऑन बिकमिंग वीकर इन इंटेंसिटी एज द ऑर्डर इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे डिफ्रैक्शन का ऑर्डर इंक्रीज होता चला जाता है, जो हमारे पास सब्सिडरी मैक्सिमा बन के आते हैं उनकी इंटेंसिटी फेड आउट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, यही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक्सप्लेन हाउ द विड्थ ऑफ द स्लिट अफेक्ट द साइज ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड,
यानी अगर हम स्लिट की विड्थ को चेंज करते हैं तो जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड है ये उसको किस तरीके से अफेक्ट करेगा। बेसिकली जब आप स्लिट की विड्थ को कम करोगे तो सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड की थिकनेस इंक्रीज होने लग जाएगी। वही हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यानी तो एक इंटेंसिटी डायग्राम को इस तरीके से बनता रहा, मैं बना देता हूं, देखेंगे आप लोग खुद इस तरीके से आता रहा, इस तरीके से जो होता है ये हमें बनाना पड़ेगा इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने कम से कम 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मान के चलिए एग्जाम में इन 11 में से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन 11 के 11 क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, derive the expression of torque acting on a dipole placed in an uniform electric field। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक वेरिएशन भी क्वेश्चन में कर देते हैं लोग कभी कभी कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड की जगह हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कर दें तो क्या होगा, तो उस चीज के लिए अभी मेंटली रेडी रहें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, find the work done in rotating an electric dipole placed in an uniform electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डाइपोल को थीटा एंगल से रोटेट करने में उसकी स्टेबल पोजीशन से हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये फार्मूला भी हमसे इसका डेरिवेशन भी आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, derive an expression for the electric field due to a dipole at a point on its perpendicular bisector। समझ ही रहे होंगे आप लोग, and on its axis। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, derive an expression for the electric field due to a circular ring। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर रिंग बनी हुई है और हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डेरिवेशन पूछा जाएगा, इसलिए डेरिवेशन इसी के बारे में है। अगला 5वां क्वेश्चन है, derive an expression for electric potential due to an electric dipole at axial point and on perpendicular bisector। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 हो जाता है, तो इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन जो इसकी जो एक्सियल पोजीशन है वहां पे इसका एक्सप्रेशन 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, यूज गॉस लॉ टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो। यानी कि हमें गॉस लॉ का यूज करना है और हमें बताने के अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, स्टेट गॉस लॉ, यूज इट टू डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल एट ए पॉइंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द शेल। यानी कि 2 पॉइंट्स हमें दिए जाएंगे, एक पॉइंट होगा इनसाइड द शेल, दूसरा पॉइंट होगा आउटसाइड द शेल, और हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged infinitely large plate sheet of surface charge density sigma। यानी कि हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। बहुत ही छोटा डेरिवेशन होता है ये, और ये कम से कम 2 या 3 नंबर में आएगा और इसमें मान के चलिए फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उसका हमें डेरिवेशन करना है। कुछ ऐसे प्लेट्स होती है, ये इस टाइप से कुछ प्लेट होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, और हमें यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे और ऑल ऑफ ए सडन बहुत जल्दी से हमारे पास इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा जिसमें ये डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस भी लगा हुआ साथ में होगा। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ, देखिए यहाँ पे 3 केस मैंने लिखे हुए हैं, ये तीनों ही केस घुमा फिरा के कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इन केस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी कि आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज होगा और उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से बनेगी। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे जैसे आप उस पॉइंट चार्ज से दूर जाओगे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप होगा वो कम होता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा। उसके पीछे का नॉलेज या फिर उसका जो पीछे इसका जो वजह रीजन होती है वो भी आपको बताना पड़ेगा। दूसरा केस हमारे पास में है, इन केस ऑफ ए 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। यानी कि हमारे पास में 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों में गैप कितना है, स्मॉल d का गैप है। अब हमें बताना है कि इन 2 पॉइंट चार्जेस की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो किस तरीके से आएगी।
अगला केस है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो कैसा बनेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो कैसा बनेगा, ये हमें बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी इनसाइड ए कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो भी हमें ड्राइव करनी है, और एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वो भी हमें ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आप सभी लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता वो जान ले, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये फॉर्मूला भी 2 या 3 बार आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर आप ये 11 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और आप आसानी के साथ इन सारे क्वेश्चन को करके पास हो सकते हैं। अब देखते हैं अगले टॉपिक को। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इन टॉपिक से 13 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, और मैं गारंटी देके बोलता हूँ इन 13 क्वेश्चन में से कम आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ना देखने को मिले तो कहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ, यानी हमें क्या करना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है एंड गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि बायोट-सावर्ट लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी राइट डाउन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। यानी जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था एक सर्कुलर कॉइल की वजह से, उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, ये भी बायोट-सावर्ट लॉ की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज इट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सोलिनॉइड के अंदर हमें फील्ड उसकी एक्सिस पे निकालने को बोला जाएगा, और हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, ठीक है, और हमें उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो बताना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉरेंस फोर्स, QE प्लस QV क्रॉस B, ठीक है। और इसमें आगे पूछा जा रहा है, ऑल्सो ऑब्टेन कंडीशन अंडर विच द पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फील्ड। यानी कि वो कंडीशन कौन सी होगी कि पार्टिकल में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजरेगा उसमें डिफ्लेक्शन ना हो, वो कंडीशन भी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है उनको ये पता होगा कि ये दोनों टर्म गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, ठीक है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये क्वेश्चन अलग से 1 नंबर में पूछ लें चांसेस कम है, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगाया जा सकता है साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एन एमीटर एंड वोल्टामीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये है, यानी कि किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर या फिर एमीटर में कैसे कन्वर्ट हम लोग करते हैं। कब हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, कब हम लोग पैरेलल में यानी कि शंट रेजिस्टेंस को लगाते हैं, इसमें ये सब हमें बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर करंट। यानी कि अगर हमारे पास में 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उन दोनों में कितना फोर्स लगेगा वो हमें ड्राइव करना है, और उसी के साथ साथ हमें 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन को भी बताना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड सॉफ्ट आयरन कोर। यानी कि हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बताना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसकी पूरी वर्किंग भी बतानी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि हम लोग जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, और साथ ही साथ सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पस क्या होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ EMI। फटाफट हम लोग न्यूमेंस लॉ, लेंज लॉ बता देंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग बताएंगे स्टेट लेंज लॉ, ये भी 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। पहला क्वेश्चन है,
ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर, और साथ ही साथ में उस एनर्जी डेंसिटी को भी हमसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में नजर डालते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एन इनर सोलेनॉइड ओवर व्हिच अनदर सोलेनॉइड इज रैप्ड अप। यानी कि होता क्या है, एक सोलेनॉइड के ऊपर दूसरी सोलेनॉइड हम रैप अप कर देते हैं, और फिर जो इनर वाली सोलेनॉइड होती है या फिर जो आउटर वाली हो, किसी का भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड करने को बोला जाएगा। साथ में इसमें एक क्वेश्चन और आता है, दो सर्कुलर कॉइल हमारे पास में होती है, एक ऐसी है, एक दूसरी इसके सेंटर पे, यानी कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, जिसमें इनर वाले का रेडियस r1 है, आउटर वाले का r2 है, और r1 की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r2। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाएगा। तो बच्चों मेहनत करिए, अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन बताया गया है बस इन क्वेश्चन को शिद्दत से पढ़ लें और आप लोग डेफिनेटली पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।